नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। एक दिन की भारत यात्रा खत्म करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार रात दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव में खूनी खेल का सिलसिला जारी है। सोमवार देर रात भी औरई थाना क्षेत्र के राजखंड में जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी पूजा कुमारी के भैंसुर रविंद्र मंडल पर चाकू से हमला कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं। वे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 24 के सामने आ चुके हैं। इस बीच यूपी के 3 करोड़ 25 लाख लोग हाई रिस्क पर हैं। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर पहुंचे थे। पीएम के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हुए। इतिहास में पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद परिसर के बाहर की गई। इससे पहले मीटिंग की जगह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होती थी। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने पर बैठक में पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई भाजपा नेता बैठक में मौजूद थे। लाइब्रेरी बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम जारी होने के चलते मीटिंग को अंबेडकर सेंटर में आयोजित करने का फैसला किया गया। दोनों सदनों में भाजपा के सांसदों की संख्या 400 से ज्यादा है। अब कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए संसद परिसर में इतनी बड़ी मीटिंग आयोजित करने की जगह नहीं थी। भाजपा संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित बायोलॉजी ऑडिटोरियम में लंबे समय से यह बैठक आयोजित कर रही थी। बैठक में पीएम मोदी समेत कई सदस्य संसद के जारी सत्र के मुद्दों पर चर्चा उन्होंने की। इस मीटिंग के लिए भाजपा कार्यालय के अधिकारियों ने भी कई जगहों की तलाश की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के चलते इतनी बड़ी जगह की व्यवस्था नहीं हो सकी। बीते हफ्ते संसद सत्र के पहले सप्ताह के दौरान मंगलवार को कोई संसदीय दल की बैठक नहीं हुई थी। एक दिन की भारत यात्रा खत्म करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार रात दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। वो भारत में करीब 6 घंटे रुके। सोमवार शाम एयरपोर्ट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए। दोनों देशों के बीच कुल 28 समझौते हुए। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 बातचीत हुई। पुतिन की मौजूदगी में मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया का कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में दोनों देश अहम सहयोगी हैं। कोरोना के खिलाफ भी सहयोग किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य भी रखा है। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। पुतिन ने कहा कि मुझे भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 70% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत और रूस के रिश्तों का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति और ऐसा दोस्त मानते हैं जो हर वक्त कसौटी पर खरा उतरता है। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव में खूनी खेल का सिलसिला जारी है। सोमवार देर रात भी औरई थाना क्षेत्र के राजखंड में जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी पूजा कुमारी के भैंसुर रविंद्र मंडल पर चाकू से हमला कर दिया गया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट तक की। जब वे अचेत होकर गिर गए तो आरोपी भाग निकले। इसी दौरान उनके एक परिचित लौट रहे थे। उन्होंने उठाकर रविंद्र मंडल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद औरई थानेदार राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहां से पीड़ित की स्कॉर्पियो को थाने ले गए। घटनाक्रम के संबंध में जानकारी भी ली। बताया जा रहा है कि आवेदन नहीं मिला है और शिकायत करेंगे, उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने बताया कि देर रात वे क्षेत्र में वोटरों के बीच पर्चा बांटकर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में 6 बाइक सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया। उनकी स्कॉर्पियो से उतरकर मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं। वे
अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। वहां उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के अपने क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध रेत माइनिंग हो रही है। जाहिर है कि सीएम के अपने इलाके में ही माइनिंग हो रही है, तो यह सोचना मुश्किल हो गया कि उन्हें पता नहीं होगा। उनके ऊपर रेत चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि जो अवैध खनन उनके क्षेत्र में हो रहा है वह उसके मालिक कौन है, उनकी पार्टनरशिप है या उनका संरक्षण है। उन्होंने कहा कि सच्चाई का पता चलना चाहिए। कुछ दिन पहले कैप्टन ने भी कहा था कि बहुत दूर से बहुत से मंत्री और एमएलए भी रेत खनन करते हैं या उन्हें संरक्षण देते हैं। पंजाब में अगर रेत खनन के आरोप सीएम और मंत्रियों पर लगेंगे तो जनता कहां जाएगी। पंजाब में 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रेत खनन हो रहा है। हमारी सरकार इसे बंद करेगी। अवैध खनन से जो पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है वह महिलाओं के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देश में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 24 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच यूपी के 3 करोड़ 25 लाख लोग हाई रिस्क पर हैं, ऐसा हम वैक्सीनेशन के आंकड़ों के हवाले से कह रहे हैं। कई स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पर खास असर नहीं डाल पा रही है। दोनों डोज ले चुके लोगों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने भी आशंका जताई है कि जनवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। यूपी में 18 साल से ऊपर 14 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं डोज 11 करोड़ 50 लाख लोगों को दोनों डोजें ले ली है, जबकि दोनों डोज महज 5 करोड़ 39 लाख लोगों ने ली है। इसमें से 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका दूसरी डोज लेने की डेट काफी आगे बढ़ गई है। साथ ही प्रदेश में 3 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन से दूर ही रहे हैं अभी तक और इन्होंने कोई भी डोज नहीं ली है। सबसे हाई रिस्क पर यही लोग हैं। हालांकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह का कहना है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। जनता अपना बचाव खुद करे, मगर सरकार के पास भी कुछ खास उपाय करें तो वेरिएंट का प्रकोप हमसे दूर हो सकता है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। फरीदकोट बेअदबी केस की जांच कर रही पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डेरा प्रबंधकों के रवैये से नाराज है। एसआईटी सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा गई थी। वहां उन्हें डेरे का चेयरपर्सन विपासना इंसा और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर पीआर नैन नहीं मिले। हालांकि इस केस में भगौड़े 3 डेरा प्रेमियों की तलाश अभी भी जारी है और एसआईटी ने करीब 1 घंटे तक डेरे को खंगाला, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। टीम ने वहां से कुछ दस्तावेज जरूर इकट्ठा किए हैं। अब विपासना और नैन खुद पेश नहीं हुए हैं तो फिर एसआईटी कानूनी तरीके से उन पर सख्ती बढ़ाएगी। इसमें उनकी गिरफ्तारी का कदम भी उठाया जा सकता है, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी जा रही हैं। एसआईटी ने 3 बार पहले भी विपासना और नैन को सम्मन भेजे थे, लेकिन वह नहीं आए। इसके बाद एसआईटी खुद डेरा सिरसा पहुंची, लेकिन दोनों वहां नहीं मिले। टीम में आईजी एसपीएस परमार, एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर, डीएसपी लखवीर सिंह, इंस्पेक्टर दलवीर सिंह भी शामिल थे। एपीएस परमार ने सवाल उठाया कि अगर वह मेडिकली फिट नहीं है तो फिर डेरे से बाहर कैसे हैं। एसआईटी का मानना है कि यह सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, वरना डेरे में ही बेड पर होते। आईजी परमार ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों में दोनों खुद ही पेश होंगे। अगर नहीं हुए तो फिर लीगल टीम से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अगले कुछ महीनों में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे सियासी मुद्दों को लेकर माहौल गरमाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद ने 21 दिसंबर से इन मुद्दों के खिलाफ देश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत वीएचपी के कार्यकर्ता और घर घर जाकर कैंपेन करेंगे। वीएचपी प्रवक्ता विनोद कुमार बंसल ने बताया कि देश की डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। देश में मिनी पाकिस्तान और मिनी वेटिकन बन रहे हैं। ताजुब तो यह है कि देश के प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। बंसल से मिलने जब रिपोर्टर पहुंचे हैं हमारे, तो उन्होंने बताया कि वे किसी से पूछ रहे थे कि क्या वहां धर्म परिवर्तन जो है वो चंगाई सभाओं के जरिए हो रहा है, आंकड़ा क्या होगा, प्रशासन क्या कर रहा है। पूरे देश में वीएचपी धर्म परिवर्तन के आंकड़ों को लेकर एक सर्वे भी कर रही है। इस काम को अंजाम देने वाली संस्थाओं की मौजूदगी और बदल रही है डेमोग्राफी, इस पर सर्वे किया जाएगा। हालांकि अभी यह काम बेहद शुरुआती दौर में है। उन्होंने हमसे उदाहरण के लिए सर्वे का एक छोटा सा हिस्सा भी साझा किया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के ऑफिस की शुरुआत की। इसके बाद कड़े तेवर दिखाते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे लिए चुनाव का कम समय कोई चुनौती नहीं है। इस समय पंजाब में मैं ही नंबर 1 नेता हूं। अमरिंदर ने कहा कि 1980 में अकाली दल के अजीत सिंह सरहदी को 14 दिन में उन्होंने हराया था। अकाली दल ने उन्हें 4 महीने पहले कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन मैं 1.5 लाख वोटों से जीता था। कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने की वकालत पर तीखे तेवर भी दिखाया। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों को गोली मारना बंद करे, फिर उनसे बात की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हम लड़ाई के लिए तैयार है। 10 दिन पहले मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो चुकी है। जल्द ही जिला स्तर पर ग्रुप बनाए जाएंगे। कैप्टन ने कहा है कि हमारा मकसद पंजाब जीतना है, हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जल्द बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा और पंजाब इंचार्ज के साथ मीटिंग होगी, फिर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चुनाव नजदीक आते ही पंजाब कांग्रेस में प्रधान नवजोत सिद्धू का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पंजाब प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावान ने सोनिया को इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब में हो रही नॉनसेंस और एंटी पार्टी एंटी गवर्नमेंट टिप्पणियों को डिफेंड नहीं कर सकते। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सुनील जाखड़ की भी तारीफ की। बलियावाल के पास हरियाणा और हिमाचल किसान कांग्रेस का प्रभार होने के साथ वह पंजाब कांग्रेस के सीनियर मीडिया पैनलिस्ट भी थे। बलियावाल ने सोनिया को भेजे इस्तीफे में लिखा कि 15 साल से वह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, अब आपने पंजाब को गलत हाथों में सौंप दिया। एक प्रवक्ता के तौर पर उन्हें पार्टी और सरकार विरोधी टिप्पणियों का बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें नवजोत सिद्धू की पाकिस्तान के साथ संबंध की बातचीत भी शामिल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया। वह सलमान खान के द बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थी। जैकलीन फर्नांडिस से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। यह मामला धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में उन्हें रोका गया है। मामले की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इस मामले में ईडी एक्ट्रेस नोरा फतेही से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से की गई 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में जैकलीन अहम गवाह है। सुकेश अली दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आरोप है कि जैकलीन सुकेश के साथ डेट कर रही थी। इस दौरान सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे भी दिए। इनमें से 9 लाख रुपए कीमत की एक बिल्ली भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुकेश चंद्र ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने जैकलीन को 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 4 फॉर्सी बिल्लियां गिफ्ट की थी। इनमें एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए। ईडी को जैकलीन और सुकेश की करीबी साबित करने वाले फोटो समेत कई सबूत जो है वो हाथ लगे हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा,
स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बसपा ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। सपा में जाने की अटकलों के बीच गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से विधायक बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनके बड़े भाई एक संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे भी बसपा से निकाल दिए गए हैं। इन नेताओं पर अनुशासनहीनता करने और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सही व्यवहार न रखने की सलाह से पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि नेताओं की समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है। खबर है कि पूर्वांचल के बाहुबली और बड़े ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए विनय शंकर तिवारी की शनिवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो चुकी है। विनय शंकर तिवारी के साथ ही हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशाल तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडे भी सपा में शामिल हो सकते हैं। विनय शंकर तिवारी के साथ साथ कुछ और ब्राह्मण नेता भी एसपी का दामन थाम सकते हैं। असल में राज्य में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल कई तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं ब्राह्मण को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लिहाजा विनय शंकर तिवारी के एसपी में जाने से पूर्वांचल के ब्राह्मण वोट बैंक पर पार्टी सेंध लगाएगी और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिशनरी स्कूल पर पथराव और तोड़फोड़ की। विदिशा के गंज बसौदा से सेंट जोसेफ स्कूल पर 8 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और लोगों ने जुड़कर सोमवार को स्कूल पर हमला बोल दिया। इस दौरान 12वीं के स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। इस मामले में बलवा का केस दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर स्कूल ने धर्म परिवर्तन की बात को सिरे से खारिज करते हुए कलेक्ट्रेट से शिकायत की है। दरअसल कथित धर्मांतरण के खिलाफ विहिप और बजरंग दल प्रदर्शन और घेराव का ऐलान कर चुका है। पुलिस ने मामूली साझा करते हुए बयान बताया कि प्रदर्शनकारी गेट और दीवार फांदकर स्कूल के कैंपस में घुस गए और वहां से उन्होंने पास रखे कुर्सी और गमले तोड़ दिए, जिससे भारी संपत्ति नुकसान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सोमवार को अचानक गाजियाबाद में इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल कर दिया है। उनका नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया गया है। सनातन धर्म स्वीकार करने के 5 घंटे बाद वसीम रिजवी त्यागी ने हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम में किसी का सिर कलम करना जायज है, लेकिन हकीकत में यह इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई अच्छाई नहीं है, अब तो उनको बदलना पड़ेगा। हाल ही में पाकिस्तान में श्रीलंका के एक अधिकारी को बीच सड़क पर मारा गया और वहां एक मजहब के लोग उनके जलते शरीर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। यह बेहद इंसानियत के लिए बेहद शर्मनाक की बात है। महज केवल प्यार सिखाता है और मजहब केवल प्यार सिखाता है और दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। अब सनातन धर्म मेरा धर्म है, इसके लिए त्याग करना ही मेरा मकसद है। मैं मानव सेवा के लिए हर कार्य करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। केशव मौर्य ने इस मुलाकात की तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया और इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। सवाल है कि मुलाकात हुई है तो आखिर बात क्या हुई होगी। यह सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम कल ही यानी मंगलवार को सीएम योगी के शहर गोरखपुर आने वाले थे और इसमें पीएम के इस दौरे के एक दिन पहले उनसे मुलाकात कर केशव ने पीएम को क्या बताया, इसको लेकर तरह तरह के अंदाजे लग रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन
लोगों की जानकारी के मुताबिक केशव मौर्य ने ओबीसी को लेकर अपना फीडबैक पीएम को दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति और भाजपा का रुख को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों ने भी पिछड़ों और केशव मौर्य को लेकर सवाल उठाया है। लिहाजा इस बार के चुनावी एजेंडे में पिछड़ों को लेकर क्या हो सकता है, इस पर बातचीत हो सकती है और की भी गई है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि केशव ने पीएम से मिलकर अपने हालिया बयानों पर सफाई भी दी है। पंजाब कांग्रेस में अब नवजोत सिद्धू वन मैन आर्मी नहीं रहेंगे। इसकी जगह चुनाव में दिल्ली का भी दबदबा रहेगा। कांग्रेस ने सिद्धू की सिफारिश पर अभी तक पंजाब में जिला स्तर पर प्रधान नियुक्त नहीं किया है। इसके बजाय कांग्रेस ने 22 जिलों के कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति कर दी है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी ने यह नियुक्तियां करते हुए सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि इन कोऑर्डिनेटरों को पंजाब चुनाव के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले खुद हरीश चौधरी भी पंजाब में डटे हुए हैं। वह राजस्थान सरकार में मंत्री पद भी छोड़ चुके हैं। पंजाब में जीत के लिए कांग्रेस हर तरह के सियासी दांव पेच खेलने में जुटी है। पंजाब में जनवरी 2020 से कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग है। इसके बाद पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस हाईकमान को लिस्ट भेजी, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद अब मौजूदा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने हर जिले में एक प्रधान और 2 वर्किंग प्रधान की लिस्ट भेजी है। उसको लेकर भी कांग्रेसी एमएलए और सीनियर नेताओं ने ऐतराज जता दिया था, जिस वजह से हाईकमान ने यह लिस्ट रोक दी है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी दिल्ली में मीटिंग की और लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की। मीटिंग नेशनल के साथ नमस्कार।